हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज द गैजेट ऑफ इंडिया या भारत का राजपत्र में जो है एनएमसी ने नेक्स्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिलीज़ किया है। इसमें एनएमसी ने कोशिश किया है कि हमारे जो कई डाउट्स थे उनको क्लियर किया जाए, और काफ़ी हद तक कई डाउट्स को क्लियर किया भी गया है, लेकिन कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो अभी भी हैं। तो इस जो रेगुलेशंस हैं इनमें कई चीज़ें अच्छी हैं, कई चीज़ें ख़राब हैं। तो हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि गुड न्यूज़ इसमें से क्या है और बैड न्यूज़ क्या है, गुड पॉइंट्स क्या है, बैड पॉइंट्स क्या है। वो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से लेंगे, उनको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग पहले शुरू करते हैं इस पॉइंट से। इसमें लिखा है कि इट इज़ इम्प्लाइड दैट वेन एवर द नेक्स्ट इज इन फोर्स द करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन शैल बी फेस्ड आउट और सीज टू बी एप्लीकेबल फॉर द पर्पस फॉर विच द नेक्स्ट शैल बी अप्रोप्रिएट। और ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है। तो इसमें ये तो इन लोगों ने क्लियर अभी तक नहीं किया है कि नवंबर 2023 से नेक्स्ट शुरू होगा या मई 2024 से होगा, ये तो नहीं क्लियर किया है। लेकिन इतना क्लियर कर दिया कि जब से भी मतलब चालू जब होगा तो उसके करस इक्विवेलेंट जो एग्जाम्स होते थे जैसे नीट पीजी और आईएनआईसीटी, ये सब जो है कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये भी इन लोगों ने लिखा है कि प्रीवियस बैचेस के लिए जो लोग ऑलरेडी एमबीबीएस पूरा कर चुके हैं और इंटर्नशिप पूरा कर चुके हैं उन लोगों के लिए जो है नीट पीजी आईएनआईसीटी, चूंकि ये ट्रांजिशन फेज है इसलिए कुछ समय तक नीट पीजी और आईएनआईसीटी भी साथ में कंटिन्यू हो सकता है, कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद लेकिन इवेंचुअली जो है आगे आने वाले समय में एक ही एग्ज़ाम में मर्ज हो जाना है, दैट इज़ नेक्स्ट होना है। और ये भी लिख रखा है कि जब दोनों एग्जाम साथ में होने लगेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कॉमन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा यूजिंग नीट पीजी का स्कोर हो गया और नेक्स्ट का स्कोर हो गया, इनका इस्तेमाल करके एक कॉमन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। और इसका नॉर्मलाइजेशन का रूल्स जो होगा और कैसे इनका स्कोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा नॉर्मलाइज करके एक कॉमन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने में, इसके बारे में आगे जो है जब ज़रूरत पड़ेगा तो एनएमसी नोटिफाई कर देगा। तो एक तो ये बात हो गया कि अब एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, नेक्स्ट होने वाला है। नीट पीजी और आईएनआईसीटी खत्म हो गया और कुछ समय तक ट्रांजिशन फेज में वो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन फिर जो है इवेंचुअली उनको खत्म हो जाना है। तो फिर अब हम लोग आगे अगला पॉइंट पर जाते हैं कि देखिए द क्वेश्चंस शैल बी वन और मोर देन वन टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप। कहने का मतलब हुआ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और वन या मोर देन वन टाइप कहने का मतलब जो हुआ, जो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे कि सिंपल क्लिनिकल टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं या थोड़ा सा सिंपल विदाउट नॉन क्लिनिकल जो होता था, सिंपल रोट मेमोरी पर जो होता था उस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, लेकिन क्वेश्चंस जो भी होंगे वो मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे। उसके बाद ये है कि ये एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ये तो सब जानते ही हैं। और बाकी तो रूल्स जानते हैं, ये सब चलिए, ये सब तो हम लोग जानते हैं कि टोटल जो है 6 पेपर्स होंगे वगैरह, ये सब जानते हैं। तो हम लोग अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं जो कि डिस्कशन करने लायक है। देयर शैल बी रेगुलर नेक्स्ट स्टेप वन एग्जामिनेशन हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। तो एक साल में 2 बार होगा नेक्स्ट स्टेप वन इन द मंथ्स ऑफ मई एंड नवंबर और एनी अदर टाइम एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमीशन। तो ऐसा नहीं कोई जरूरी कि मई या नवंबर में हो, एक आध महीना ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अपीयर in next step 1 provided the candidate has passed both next step 1 and next step 2 examinations within 10 years of joining the MBBS course। तो MBBS कोर्स जब ज्वाइन किया है उसके विदिन 10 ईयर्स उसको जो है स्टेप 1 और स्टेप 2 पास कर लेना है, ये एक क्राइटेरिया है। लेकिन ये 10 साल का जो गैप है इसमें कितना बार भी वो अटेम्प्ट दे सकता है, इसमें अटेम्प्ट्स में कोई जो है लिमिट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप 1 जो है कितनी बार भी दिया जा सकता है। अगला पॉइंट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन नेक्स्ट स्टेप 1 एग्जामिनेशन टू इंप्रूव स्कोर्स। तो इंप्रूव करने के लिए भी जो है नेक्स्ट स्टेप 1 कितने बार भी दिया जा सकता है अपने स्कोर्स को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन इसमें कैच ये है, प्रोवाइडेड दीज एग्जामिनेशंस फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ स्कोर्स आर टेकन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट स्टेप 2। मतलब कि नेक्स्ट स्टेप 2 एक बार जो नेक्स्ट स्टेप 1 दे दिए आप और अपना इंटर्नशिप आप शुरू कर दिए हो, तो आप इंटर्नशिप के बीच में जो फिर एक, क्योंकि साल में तो 2 बार नेक्स्ट आएगा, तो वो नेक्स्ट स्टेप 1 आएगा तो वो वाला आप नहीं दे सकते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप 1 करके आप इंटर्नशिप शुरू कर दिए हो और आपको नेक्स्ट स्टेप 1 का बाद में पीजी में अच्छा स्कोर चाहिए आपको पीजी के लिए और आपको फिर से अपीयर करना है, तो आपको इंटर्नशिप के बाद पहले नेक्स्ट स्टेप 2 क्लियर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो फिर से नेक्स्ट स्टेप 1 होगा उसमें आप अपीयर कर सकते हैं फॉर इंप्रूवमेंट। तो ये कैच पॉइंट है। ये गुड न्यूज़ भी आप कर सकते हैं, बैड न्यूज़ भी कर सकते हैं, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए इंटर्नशिप अगर जो आपका चालू हो जाता है तो आप बीच में, ये लोग नहीं चाहते हैं कि इंटर्नशिप को लोग ब्रेक करके, इंटर्नशिप को मतलब ये लोग चाहते हैं कि आदमी डिलीजेंटली इंटर्नशिप करे, उसके बीच में प्रिपरेशन का ना सोचे। शायद इसलिए ये नियम लाया गया है कि
इंटर्नशिप एक बार शुरू हो गया हो तो इंटर्नशिप पूरा कर लो, नेक्स्ट स्टेप 2 क्लियर कर लो, और फिर जितनी बार तुमको फिर इंप्रूवमेंट के लिए देना है नेक्स्ट स्टेप 1 वो तुम दे सकते हो। तो एक ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट ये है कि द नेक्स्ट स्टेप 1 शैल रिप्लेस द कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशनल थ्योरी एग्जामिनेशंस ऑफ थर्ड एमबीबीएस और फाइनल एमबीबीएस पार्ट 2, third MBBS final MBBS part 1 and third MBBS final MBBS part 2 practical or clinical examinations shall continue to be held conventionally unless otherwise notified by the commission। मतलब ये है कि नेक्स्ट स्टेप 1 जो है, जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होता था, जो प्रॉफ होता था, उसको खत्म कर देता है ये आ जाने से। तो ये गुड न्यूज़ है एक्चुअली, क्योंकि 2 एग्जाम का आदमी को तैयारी जिंदगी में नहीं करना पड़ेगा, एक ही एग्जाम का तैयारी करना पड़ेगा। आप MCQ बेस्ड तैयारी करिए और उतना सफिशियंट है। जो रोट लर्निंग करना पड़ता था, ये सब कुछ लोग जो है थ्योरी का लेंदी आंसर लिखने में कंफर्टेबल नहीं होते थे, तो ये सब जो है हट गया है। अब एक ही तरह का एग्जाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हो गया। प्रैक्टिकल एग्जाम थर्ड MBBS पार्ट 1 और थर्ड MBBS पार्ट 2, मतलब थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर दोनों में जो प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एग्जामिनेशन होंगे वो चलते रहेंगे। दे शैल कंटिन्यू टू बी हेल्ड अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड बाय द कमीशन। तो कमीशन हो सकता है कि आगे इसको हटा दे, लेकिन अभी के लिए ऐसा है कि थ्योरी एग्जाम तो खत्म हो गया है, प्रोफेशनल एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल्स चलते रहेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो डिस्कस करने लायक ये है कि अब जो नेक्स्ट स्टेप 2 होगा, जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा, वाइवा वोस टाइप होगा, जो हम लोग जानते हैं नेक्स्ट स्टेप 2 इंटर्नशिप के बाद होगा, तो वो रेगुलर नेक्स्ट स्टेप 2 एग्जामिनेशन भी साल में 2 बार करवाया जाएगा। तो जैसे नेक्स्ट स्टेप 1 साल में 2 बार होगा, वैसे नेक्स्ट स्टेप 2 भी साल में 2 बार होगा, और नेक्स्ट स्टेप 2 का सप्लीमेंट्री एग्जाम भी साल में 2 बार होगा। तो जैसे कि कोई स्टूडेंट जो है नहीं क्लियर कर पाया एक बार में, तो नेक्स्ट स्टेप 2 को, तो वो उसका सप्लीमेंट्री में बैठ सकता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि लेकिन कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड इन 1 और मोर ऑफ 7 सब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपीट सब्जेक्ट्स। मतलब कि एक या एक से ज़्यादा, टोटल 7 सब्जेक्ट में एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल करेगा, तो उस अगले बार जो सप्लीमेंट्री देगा तो उन्हीं सब्जेक्ट्स में अपीयर करना होगा जिनमें वो फेल किया था। लेकिन इफ अ कैंडिडेट फेल्स इन मोर देन 3 सब्जेक्ट्स, तो नेक्स्ट स्टेप 2 का बात हो रहा है अभी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर जो मोर देन 3 सब्जेक्ट्स में अगर जो स्टूडेंट फेल करता है, तो उसको 7 सब्जेक्ट फिर से देना पड़ेगा सप्लीमेंट्री में। तो ये एक रूल है। तो एक ये हो गया। तो और फिर अगला रूल ये है कि नेक्स्ट स्टेप 2 में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अटेम्प्ट्स, मतलब अटेम्प्ट आप कितनी बार भी कर सकते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ लिखा हुआ कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन नेक्स्ट स्टेप 2 प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज पास्ड नेक्स्ट स्टेप 1 एंड नेक्स्ट स्टेप 2 एग्जामिनेशन विद इन 10 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग द MBBS कोर्स। मतलब आप कितनी बार भी अटेम्प्ट कर लो, लेकिन मतलब कि MBBS जब से आप शुरू किए हो उसके 10 साल के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है, नहीं तो डिग्री नहीं मिलेगी। तो 10 साल के अंदर कर लेना है MBBS डिग्री आपको पूरा, लेकिन आप अटेम्प्ट्स उस बीच में आपको जितना इच्छा है आप कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें से, और सबसे बहुत लोगों को जो कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो इसका मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन जो दूंगा जो मुझे समझ में आया है। तो इस पॉइंट पर आते हैं कि मिनिमम स्कोर टू पास, कि इसमें मिनिमम स्कोर कितना आपको लाना होगा पास करने के लिए नेक्स्ट स्टेप 1 में। तो लिखता है द मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग शैल बी 50%, दैट इज 50 आउट ऑफ 100, और हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल रॉ स्कोर्स फॉर नेक्स्ट स्टेप 1। तो इसका ये मतलब हुआ कि हर सब्जेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है मिनिमम मार्क्स जो है 50, मतलब 50% एक या 2 सब्जेक्ट में, मतलब कि आप ला दिए बहुत अच्छा मतलब नंबर और बाकी में कम ले आइए, ऐसा नहीं लिखा है। अब ये लिखा है कि मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग शैल बी 50% और हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल रॉ स्कोर्स ऑफ नेक्स्ट स्टेप 1, लेकिन इन ईच सब्जेक्ट, यहाँ लिखा हुआ है फॉर द नेक्स्ट स्टेप 1 इन ईच ऑफ द 6 पेपर्स अ मिनिमम ऑफ 50% लिखा हुआ है, आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर लेना है, बाकी में खराब करना नहीं है, आपको सब सब्जेक्ट्स में जो है 50% पार कर लेना है। तो अब देखिए इसमें, अब हम लोग एक्सप्लेनेशन 1 और 2 जो सबसे कंफ्यूजिंग लोगों को लग रहा है इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल कैंडिडेट ए हैज स्कोर्ड मिनिमम पासिंग मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स एंड फेल्ड इन 4 सब्जेक्ट्स, ही और शी कैन अपीयर इन नेक्स्ट एग्जाम साइकिल। ये जो नेक्स्ट जो लिखा है ना, ये वो नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट वाला नेक्स्ट नहीं है, ये प्रिंटिंग एरर है, ये NEXT नेक्स्ट मतलब अगला लिखा हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम साइकिल ऑफ नेक्स्ट स्टेप 1, एंड इफ ही और शी हैज स्कोर्ड द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द रेस्ट 4 सब्जेक्ट्स, देन ही और शी विल बी कंसिडर्ड टू हैव फुलफिल्ड द अबव क्राइटेरिया। तो कहने का मतलब मान लीजिए कि एक एग्जाम नेक्स्ट 1 दिया, नेक्स्ट 1 देने में 2 सब्जेक्ट में जो है वो पास कर गया, 4 सब्जेक्ट में फेल कर गया, तो इसमें जो है वो अपीयर कर सकता है अगले नेक्स्ट 1 में, जो अगला नेक्स्ट स्टेप 1 होगा उसमें वो अपीयर कर सकता है। और नेक्स्ट एग्जाम्स में मुझे जो समझ है कि वो अगले 6 महीने बाद वाले में वो अपीयर कर सकता है, जो मुझे समझ में आ रहा है। और उसमें अगर जो है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स फिर से वो 4 सब्जेक्ट को क्लियर कर देगा तो उसको पास माना जाएगा। मतलब अगली बार उसको उन 4 सब्जेक्ट्स में ही जो है पासिंग मार्क्स लाना है जिनमें वो पिछली बार नहीं ला सका था। सेकंड एक्सप्लेनेशन वही दिया है कि कैंडिडेट, सेकंड एक्सप्लेनेशन को मैं पूरा रीड नहीं करता हूँ, मैं समझा देता हूँ। इसमें ये लिखा है कि अगर 2 सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स ले आया है लेकिन 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया है,
तो वो फिर यहाँ से जो नेक्स्ट जो लिखा है, नेक्स्ट मतलब NEXT सिंपल अगला वाला नेक्स्ट का, ये नेक्स्ट मतलब नेशनल एग्जिट टेस्ट नहीं है, मिस प्रिंट है। तो वो अगला एग्जाम साइकिल में अपीयर कर सकता है, और उसमें 2 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट क्लियर कर दिया था, 4 सब्जेक्ट फेल कर गया। अब वो जो 4 सब्जेक्ट फेल किया है उसमें से अगला अटेम्प्ट जो दिया उसमें से फिर से 2 सब्जेक्ट वो क्लियर कर लिया, तो फिर से उसका 2 सब्जेक्ट क्लियर माना जाएगा, और फिर से जो बचा हुआ अब 2 सब्जेक्ट बचा उसको फिर वो अगले एग्जाम साइकिल में फिर से अगले एग्जाम साइकिल में वो क्लियर कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक आप नहीं क्लियर कर रहे हो आप सारे सब्जेक्ट्स को, तब तक आपको उन सब्जेक्ट्स में आप अपीयर कर सकते हो अगले अगले ऐसे करके। लेकिन इसमें ये फिर डिटेल नहीं दिया हुआ है कि अगर जो है 2 सब्जेक्ट में मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट में पास किया तो क्या उसको उस कंडीशन में क्या होगा, फिर बचे हुए सब्जेक्ट्स में क्या करना होगा, फिर बचा हुआ देना पड़ेगा या फिर सारे सब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे, ये नहीं दे रखा है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास किया और बाकी में फेल कर गया तो क्या होगा। लेकिन ये दे रखा है कि 2 सब्जेक्ट में पास किया और 4 में फेल किया तो अगले बार एग्जाम में उसको उन्हीं 4 सब्जेक्ट्स में जिनमें फेल किया था उनमें उनको पासिंग स्कोर लाने पड़ेंगे। और अगर जो अगली बार फिर से अटेम्प्ट देता है, जो 4 सब्जेक्ट जिसमें फेल किया है उसमें 2 में भी अगर वो पास कर जाता है तो उसको माना जाएगा, और फिर जो बचा हुआ 2 रहेगा उसको फिर उसके अगले नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना पड़ेगा। ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया है सिंपली, ये एक्सप्लेनेशन है इस पॉइंट का। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग जाते हैं। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये सबसे बड़ा गुड न्यूज़ हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते थे कि हम शुरू का नोटिफिकेशन में ये था कि एवरेज स्कोर होगा, आगे के अटेम्प्ट्स का स्कोर और पीछे का अटेम्प्ट में जो आपने स्कोर दिया था दोनों का एवरेज कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर साफ लिखा गया है कि जब मेरिट जो बनेगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए, उसमें जो है सिंगल नेक्स्ट स्टेप 1 एग्जामिनेशन का ही स्कोर को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, रॉ स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन ईच पेपर इन सिंगल नेक्स्ट स्टेप एग्जामिनेशन, एवरेज कंसीडर नहीं होगा। मतलब कि ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि कुछ लोग अगर पहला अटेम्प्ट में खराब दिए होते, खराब चला जाता और अगले में इंप्रूव करना चाहते तो कितना भी इंप्रूवमेंट में अच्छा नंबर ले आते, पिछला वाला का एवरेज डाल के उनका नंबर खराब हो जाता। लेकिन अब अगर जो पहला अटेम्प्ट में आप 51-52% लाके सिंपली लाके आप क्रैक कर लिया और इंटर्नशिप अपना कर लिए, और उसके बाद आपको मन है कि पीजी अच्छा चाहिए और फिर से मैं अच्छा स्कोर लाऊंगा, तो आप मस्त अपना तैयारी कर सकते हैं, मस्त अच्छा स्कोर ला सकते हैं, और उस अच्छे स्कोर के बेसिस पर ही आपको अगली बार सीट मिलेगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मेरिट बनने के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए जो है नेक्स्ट का जो स्कोर रहेगा, नेक्स्ट स्टेप 1 का स्कोर 5 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब आपने जो नेक्स्ट दे दिया है वो 5 साल तक उसका स्कोर वैलिड रहने वाला है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि हर बार जैसे कि आपको बार बार अटेम्प्ट देने की मतलब की ज़रूरत नहीं, एक बार अच्छा स्कोर ले आए और उसके बाद किसी कारणवश आप उस साल पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं करना चाहते हैं तो आपको दोबारा अगली बार जो है नहीं लिखना पड़ेगा, अगले साल आप पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स शुरू करना चाहते हैं। हालांकि मोस्ट लोग तो तुरंत ही पोस्ट ग्रेजुएट का इसको सीट अच्छा मिलते रहेगा, स्कोर अच्छा रहेगा वो तो तुरंत नहीं लेगा, लेकिन मान लो कोई कारण आ गया नहीं ले सका तो उस कंडीशन में जो है वो जो है अगले साल जो उसको एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा, वो 5 साल तक स्कोर वैलिड रहेगा। तो अब आप पूछेंगे कि अगले साल तो फिर से नेक्स्ट होगा तो उन लोगों का तो अलग एक पेपर आएगा, तो उस पेपर का जो स्कोर रहेगा और मैंने जो पिछले दे रखा है उसका स्कोर में फिर एक कॉमन मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो हाँ, ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम है ही। तो उसके लिए इन लोगों ने लिख रखा है कि हर बार अगर जो आपको जो अगले 5 साल तक जितने साल तक आपका स्कोर वैलिड है उसमें अगर जो आपको अपना मेरिट काउंसलिंग में शामिल होना है तो आपको अपना रैंक को जनरेट करने के लिए अप्लाई करते रहना होगा। जैसे अगले साल आपको मन है कि अपना स्कोर यूज़ करके फिर से आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको हर साल अप्लाई करना पड़ेगा, और हर साल जो है फ्रेश मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। मतलब आपका वाला जो स्कोर रहेगा और जो करंट बैच जो स्कोर दिया है या और भी प्रीवियस बैच जो स्कोर आया है नेक्स्ट में, सबको नॉर्मलाइज किया जाएगा उनकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से कि कौन कितना डिफिकल्टी लेवल किसका था। वो इन लोग का रूल्स क्या है वो क्लियर नहीं है, वो तो एनएमसी ही समझेगा कि किस प्रकार से इसमें जस्टिस हो सके सभी के साथ। लेकिन इनका कहना है कि सभी स्कोर्स को जो है नॉर्मलाइज किया जाएगा और एक कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो हर साल एक नया मेरिट लिस्ट बनेगा, और लेकिन स्कोर जो है 5 साल तक वैलिड रहेगा। इसलिए आपको अपना स्कोर का यूज़ करके मेरिट लिस्ट अगर बनवाना है किसी भी साल में तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरा रैंक जो है जनरेट करवाया जाए, तो उस हिसाब से आपका रैंक जनरेट कराया जाएगा और उस हिसाब से आपको सीट मिलेगा। तो वही इन लोगों ने लिख रखा है कि मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या होगा वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा जब ज़रूरत पड़ेगा तब, मतलब आगे नोटिफाई किया जाएगा कि कैसे जो है वेरियस ईयर्स के स्कोर्स को कंबाइन करके और नॉर्मलाइज करके एक कॉमन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाए। तो सबसे बड़ा जो बैड न्यूज़ कहा जा सकता है यही है नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन में इन लोग क्या एडिक्वेट जस्टिस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा बैड न्यूज़ है। हालांकि अब इसमें क्या क्या किया जा सकता है, इन लोग हो सकता है कि सही ही करे जैसे कि इनका रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, तो वो तो आगे देखा जाएगा कि क्या होता है।
अब है कि टाई ब्रेकिंग रूल्स क्या है। ये एक मज़ेदार चीज़ है कि टाई कैसे ब्रेक किया जाएगा। तो एक तो हो गया कि नॉर्मलाइज्ड सम ऑफ रॉ स्कोर्स लिखा हुआ है कि पहले तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा कि किसी साल डिफिकल्ट क्वेश्चन था, किसी साल इजी क्वेश्चन था, तो उस हिसाब से इन लोग स्टैंडर्डाइज करके एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर तैयार करेगा। उस नॉर्मलाइज्ड स्कोर में अब टाई कैसे ब्रेक होगा, तो टाई ब्रेकिंग जो रूल्स होता है वो इस प्रकार है कि जो कम बार अटेम्प्ट दिया है नेक्स्ट वन का, उसको हायर रैंक दिया जाएगा। पहला रूल कि जिसका अटेम्प्ट कम होगा उसको हायर रैंक मिलेगा। सेकंड रूल ये है कि इन सब्जेक्ट्स में इस ऑर्डर में जो हाई नंबर लाया होगा उसको उतना हाई रैंक मिलेगा। मेडिसिन एंड एलाइड में जो लाया होगा पहले, उसमें टाई ब्रेकिंग होगा। फिर मेडिसिन एलाइड में भी कॉमन मार्क्स हो गया, फिर सर्जरी एंड एलाइड का मार्क्स देखा जाएगा, फिर ऑप्स का मार्क्स देखा जाएगा, फिर पीडिया का, फिर ईएनटी का, और लास्ट में ऑप्था का मार्क्स देखा जाएगा। तो ये है टाई ब्रेकिंग रूल्स। तो यही इस पेपर ये पूरा जो गजट था उसका क्रक्स है। और एक बात और कह देता हूँ, ये लास्ट में ये भी लिख रखा है कि जैसे कि जिसको ऑलरेडी लाइसेंस मिल चुका है और जिसको बस पीजी में एडमिशन लेना है तो ऑब्वियसली उसको बस नेक्स्ट स्टेप बन देना होगा। ये तो काफ़ी क्लियर पॉइंट है। तो ले देखिए, यही था टोटल समरी जो आज का गजट जो रिलीज़ हुआ, जो आज के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो नेक्स्ट के रिलीज़ हुए हैं इसमें। तो देखा जाए तो देखिए इसमें उतना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहा। मोस्ट डाउट्स जो, और सबसे खतरनाक वाला जो डाउट था, एवरेज स्कोर वाला जो डाउट था, तो वो चीज़ क्लियर हो चुका है। और प्लस प्रॉफ नहीं होगा तो ये भी एक एडवांटेज ही है कि एक ही एग्ज़ाम होगा। हाँ, हालांकि क्या डिसएडवांटेज है इसमें, इसका डिसएडवांटेज ये है कि अब काउंसलिंग जो है साल में एक ही बार होगा। यहाँ देखिए, काउंसलिंग एक ही बार होगा, मई और जून में होगा। और पहले अभी प्रेजेंट सिस्टम में नीट पीजी के एक एग्जाम होता था, आईएनआईसीटी का 2 एग्जाम होता था, मतलब साल भर में 3 काउंसलिंग होता था। तो उस हिसाब से 3 बार साल भर में काउंसलिंग होता था, 3 बार एडमिशन होता था। आईएनआईसीटी का 2 काउंसलिंग और नीट पीजी का काउंसलिंग, अब एक ही काउंसलिंग हो। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। और यहाँ लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 1 जुलाई से शुरू होगा, 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी वाला वो कोर्स शुरू होगा जिसका काउंसलिंग जो है दिसंबर में होगा, जो वैकेंट सीट के लिए बस होगा। तो ले देखिए, मेन काउंसलिंग एक ही होगा मई जून में, और एक काउंसलिंग दिसंबर में लिया जाएगा। वो दिसंबर वाला काउंसलिंग बस वैकेंट सीट को फिल करने के लिए होगा। तो यही एक डिसएडवांटेज है कि अब सिर्फ एक ही काउंसलिंग होगा, जबकि पहले 3 काउंसलिंग हुआ करते थे। साल में 3 काउंसलिंग होता था एडमिशन के लिए। अब सवाल ये है कि नवंबर में एग्ज़ाम शुरू होगा या मई में शुरू होगा, तो वो तो कहा नहीं जा सकता है भाई। इसमें तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अभी एक मॉक है तो उसको है, अभी कुछ लोग जो है पिटीशन करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के में कि 19 बैच को इस नया एग्ज़ाम के पैटर्न में ढलने के लिए अभी कम टाइम दिया गया और ये एग्ज़ाम लागू कर दिया गया। तो वो भी अपने जगह पर सही है, उनको भी अपना ट्राई करना चाहिए कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया जाए, देखा जाए कि शायद इसको नेक्स्ट ये 19 बैच से टाल कर 20 बैच से करवाया जाए या उसके आगे के बैचेस से करवाया जाए। जो भी हो, या ऑल टुगेदर ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा था जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा था। लेकिन अगर जो नेक्स्ट भी आ भी जाता है तो हम लोग जितना डिसएडवांटेजियस इसको समझ रहे थे उतना डिसएडवांटेजियस ये नहीं है एक्चुअली। इसमें काफ़ी हद तक हमारे डाउट्स क्लियर किए गए हैं। और इसमें कुछ लोग ये मान रहे हैं कि इसके एक एडवांटेज में ये मान रहे हैं कि अगर जो कुछ लोग जो है कोर्स ज्वाइन कर लेता है पीजी का और उसको वो कोर्स अच्छा नहीं लगा तो वो फिर, हालांकि बॉन्ड तो है, पीजी का कोर्स इतना आसानी छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो आसानी से कोर्स छोड़ सकता है और उसको दोबारा एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, फिर से वो अपना नेक्स्ट स्कोर का इस्तेमाल करके अगला काउंसलिंग में बैठ के अपना मन चाहा दूसरा ब्रांच उठा सकता है। हो सकता है ये एडवांटेज हो, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नेक्स्ट स्कोर का इस्तेमाल सीट लेने के लिए एक बार किया जा सकेगा या मल्टीपल टाइम्स किया जा सकेगा। तो जो भी हो, ये सब तो एम्बिग्विटी है, ये सब फर्दर डिस्कशंस और फर्दर जैसे जैसे काउंसलिंग चालू होगा इससे पता चलेगा। लेकिन मेन बात यह है कि जो मेन एरर था इसमें उसको काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया गया है। थैंक यू। करना चाहता हूँ इसमें कि चूँकि जैसे कि जिन लोगों ने नवंबर में एग्ज़ाम दे दिया नेक्स्ट वाला, फिर उनका जनवरी से दिसंबर तक चलेगा इंटर्नशिप, फिर दिसंबर में लोग नेक्स्ट स्टेप 2 जो है वो दे देता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन काउंसलिंग मई जून में होगा तो उनको 5 से 6 महीना का वेट करना पड़ेगा। तो ये पिछला ही पॉइंट का एक्सटेंशन है कि काउंसलिंग पहले 3 बार होता था, अब एक ही बार हो रहा है। तो कम से कम जो ये 5-6 महीना क्यों इंतज़ार करना पड़े किसी भी कैंडिडेट को। तो ऐसा करना चाहिए, एक सलाह ये है कि ऐसा होना चाहिए ना कि काउंसलिंग भी कम से कम 2 बार होना चाहिए, ताकि ये जो गैप है बिना मतलब का, ये जो गैप जो है ना आए और किसी के साथ इनजस्टिस ना हो।